हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायो ज्ञान के एक सुंदर से प्लेटफॉर्म पर। हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर 5, ठीक है बेटा। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर नंबर 5। पर इससे पहले क्या करेंगे, हम आगे का नया टॉपिक पढ़ने से पहले जो भी हमने कल पढ़ा था उसका एक शॉर्टली रिविजन करेंगे, ठीक है। शॉर्ट रिविजन करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने परागण के बारे में पढ़ा था। ये परागण होता क्या है, तो आपको बताया था क्या परागण क्या होता है। जो भी हमारे पास परागकण बनते हैं, हमारे पास जो भी पुष्प होता है, पुष्प के अंदर परागकोश होता है, परागकोश के अंदर जो भी हमने परागकण बनाए थे, उन परागकणों को किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर भेजना है। परागकणों का सीधा सा परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, हमारा परागण कहलाता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे आपको बताया था जो परागण होता है वो 3 तरीके का होता है। 3 तरीके कौन कौन से होते हैं हमने कल पढ़ा था। सबसे पहले स्वपरागण, ठीक है, फिर सजात युग्मी परागण, सजात युग्मी परागण, और पढ़ा था हमने पर परागण के बारे में, ठीक है। ये 3 चीजें हमने कल पढ़ी थे। आपको बताया था कि स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पौधा होगा है, एक ही पौधा, उस पौधे के जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे। यानी कि तो क्या होगा, उस पौधे के जो पुष्प है वहां पर जो भी परागकोश में उसके परागकण बनेंगे उसको उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिराना है। एक ही पौधे पर क्या होगा, यहाँ पर एक ही पौधे के ऊपर पूरी प्रक्रिया होगी, एक ही पौधे के एक ही पुष्प पर, ठीक है, एक ही पौधे के एक ही पुष्प है। यानी कि एक जो पौधा है उसके ऊपर जो फूल है वो कैसा है, द्विलिंगी पुष्प है। तो उस द्विलिंगी पुष्प में नर जनन तंत्र भी हमारा जनन तंत्र भी है। तो क्या होगा, उसके पराग उसके अंदर जो भी परागकण बनेंगे उन परागकणों को कहाँ गिराना है, हमको वर्तिकाग्र पर गिराना है। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, स्वपरागण। स्व मतलब कि स्वयं से परागित हो जाना है। आगे हमने पढ़ा था सजात पुष्पी परागण के बारे में। सजात पुष्पी परागण में हमने आपको बताया था कि जो सजात पुष्पी परागण होता है इसके अंदर क्या होता है, ये पादप एक ही होता है, ठीक है, एक ही पादप है, पर इसके जो पुष्प हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। यानी कि एक फूल ये पाया जा रहा है मेल वाला और एक पाया जा रहा है फीमेल वाला है। तो क्या होगा, जो मेल वाले के परागकण हैं वो कहाँ पर गिर जाएंगे, इसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर गिर जाना है। पौधा एक ही है, बस फूल अलग अलग है। ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी सजात युग्मी परागण। और आगे हमने पढ़ा था पर परागण के बारे में। आपको बताया था पर परागण क्या होता है, पादप अलग अलग होने चाहिए, पेड़ पौधे अलग अलग होने चाहिए, पर उसकी जाति कैसी होनी चाहिए, समान जाति के। यानी कि अगर हमारे पास गुड़हल का फूल है, गुड़हल का पेड़ है तो गुड़हल का पेड़ होना चाहिए, आम का पेड़ है तो आम का पेड़ होना चाहिए, गुलाब का फूल का पेड़ है तो गुलाब का फूल का पेड़ होना चाहिए। यानी कि जो पादप है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो भी कोई पुष्प आ जाएगा है, यहाँ के पुष्प के परागकणों का दूसरे पौधे पर गिरना है। पर परागण क्या होता है, एक पौधे से परागकणों का किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, हमारा पर परागण कहलाता है। ये हमने कल पढ़ा था। कल आपको ये भी डिटेल से बता दिया था कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन परिस्थिति क्या है। अनुकूलन परिस्थिति का मतलब कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि उस टाइम केवल क्या होगा, उस टाइम केवल स्वपरागण होगा है। आगे आपको बताया था कि स्वपरागण के लाभ क्या है और स्वपरागण की हानियां क्या है। ये चीज हमने कल पढ़ ली थी बेटा। आज हमको पढ़ना है कि जो सजात पुष्पी परागण है ये क्या होता है। तो अब हम अपना आज का नया टॉपिक जो भी है आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बात को सुनेंगे, जो सजात पुष्प युग्म परागण है आपको बताया था क्या होता है, यहाँ पर पादप एक ही होता है, एक फूल है एक फूल है, यानी 2 पुष्प हैं। तो इसके परागकणों का मतलब पादप एक ही, पर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण जा रहे हैं। तो जाने के लिए इस कोई माध्यम की तो आवश्यकता हुई, यानी कौन लेकर जाएगा किसी दूसरे पौधे पर है, कौन लेकर जा रहा है इस पौधे से इस पौधे पर, कौन लेकर जा रहा है इस फूल से इस फूल पर, कौन परागकणों है। तो इसके लिए क्या किसी कारक की आवश्यकता होती है, कारक या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है बेटा है। तो ये क्या है, कारक है। कारक का मतलब सीधे मतलब ऐसे बोलिए, अगर हमको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमको बाइक साइकिल मोटरसाइकिल कार किसी का तो इस्तेमाल करेंगे है। उसी तरीके से क्या होता है, यानी कि जो पादप होता है, पादप एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकणों को ले जाने का काम कौन, कारक नाम की कोई एक चीज करते हैं। कारक मतलब कोई ऐसा एक माध्यम होगा, चाहे कीट हो चाहे हवा हो, है, हवा के माध्यम से परागकण उड़ के जाए, चाहे कीड़े मकोड़े उसके फूल के ऊपर बैठे उनके पैरों से चिपक कर परागकण जाए, यानी कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीजों को बोलते हैं कारक, जो परागकण को ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या हुआ,
स्वपरागण में किसी कारक की हमको आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। बात को यहाँ पर सुनो, स्वपरागण हमको किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सेम वहीं के पुंकेसर से परागकण निकलेंगे और तुरंत उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, तो यहाँ पर हमको किसी कारक की आवश्यकता नहीं है। पर जो सजात युग्म परागण है, इसमें क्या होता है, हमको कारक की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। आपको ये भी बताया था स्वपरागण में कि यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध वंशक्रम बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि पौधा एक ही है, फूल उसका भी एक ही है, एक ही फूल के परागकण कर रहे हैं, कोई नया लक्षण नहीं आ रहा है। तो सजात पुष्पी परागण क्या होता है बेटा, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर हमको कारक के अनुसार अगर हम सजात परागण को देखें, कारक के अनुसार देखें तो ये परागण जैसी एक प्रकृति दर्शा रहे हैं। पर परागण में तो आपको बताया था कि एक पौधे से परागकणों का किसी दूसरे पौधे पर के परागकण वर्तिकाग्र पर जाना है, तो यहाँ पर भी कारक की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये जो कारक के आधार पर, ठीक है, सजात युग्मी परागण है वो कारक के आधार पर कैसा है, कारक के आधार पर एक पर परागण का प्रकार है, पर परागण का। पर परागण की तो भांति व्यवहार कर रहा है ये सजात युग्मी परागण। पर परागण में हमको कारक की आवश्यकता थी और सजात युग्मी परागण में भी कारक की आवश्यकता है जो परागकण को ले जाएगा है। पर बेटा क्या होगा, यहाँ पादप सेम है, पादप सेम फूल अलग है, तो नया लक्षण यहाँ पर भी नहीं आएगा कोई ज्यादा है, इसके बहुत कम चांसेस है कोई नया लक्षण आए। तो क्या बोलते हैं हम कि ये जो सजात युग्मी परागण है, सजात युग्मी परागण है वो आनुवांशिकता के आधार पर, आनुवांशिकता का मतलब होता है ऐसे लक्षण, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से मिले होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पौधे में जो लक्षण होंगे भाई इसके फूल पर आएंगे, उसके फूल पर वही सेम लक्षण रहेंगे। तो जो सजात युग्मी परागण है वो आनुवांशिकता के आधार पर कैसा है, एक स्वपरागण है, क्योंकि कोई नया लक्षण नहीं आएगा है, ये आधार पर कैसा है, स्वपरागण है, ठीक है बेटा, स्वपरागण। अब बताइए क्लियर है, दोनों पॉइंट रखेंगे, कारक के आधार पर ये पर परागण की भांति व्यवहार कर रहा है, पर ये आनुवंशिकता के आधार पर कैसा है, स्वपरागण की भांति व्यवहार है। ये हमको सजात पुष्पी परागण में याद रखने दोनों पॉइंट, ठीक है बेटा। आगे हमको जानना है कि जो पर परागण होता है इसके होने के लिए कौन कौन सी परिस्थिति होने चाहिए है, और इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है। तो चलिए आप अगर आप लोग नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे पर परागण के बारे में, ठीक है, पर परागण, ठीक है। तो क्या होता है पर परागण, एक पौधे के पुष्प से परागकणों का किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाना है। एक पौधे के परागपुष्प से परागकणों का किसी अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर जाना, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या है हमारा, पर परागण कहलाता है, ठीक है। पर परागण का मतलब समझ आया, ठीक है। अब ये जो पर परागण है इसके लिए परिस्थिति क्या होनी चाहिए, ऐसी कौन सी परिस्थिति होंगी उन टाइम क्या होगा, केवल पर परागण होगा है। तो इसके लिए अनुकूलन परिस्थिति क्या है बेटा, जैसे कल हमने स्वपरागण के लिए अनुकूलन परिस्थिति पढ़ी थी, उसी तरीके से पर परागण के लिए क्या है, अनुकूलन परिस्थितियां हैं। तो देखो पर परागण क्या होता है, एक पौधे से परागकण किसी दूसरे पौधे पर जाएंगे। स्वपरागण के लिए कंडीशन क्या थी, पहले आप लोग ये ध्यान में रखिए। स्वपरागण के लिए कंडीशन क्या थी कि जो पुष्प था वो द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी का मतलब उसमें नर जनन तंत्र भी और मादा जनन तंत्र भी होना चाहिए, यानी कि तो नर जनन तंत्र के अंदर जो भी परागकण बन रहे थे उसका उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जा रहे थे। तो अगर परिस्थिति एक लिंगी है, सिंगल पोजीशन है, यानी कि या तो मेल मेल वाला फूल है या फीमेल फीमेल वाला फूल है, तो क्या वो उसके अंदर तो कोई मेल वाला पार्टी नहीं है। अगर फीमेल वाला पार्ट है उसके अंदर मेल वाला पार्टी नहीं है, तो उसके परागकण उसके ऊपर गिरेंगे नहीं, जैसी बात है पार्टी नहीं है। तो यानी कि पुष्प कैसा होना चाहिए, यहाँ पर परागण के लिए पुष्प होना चाहिए एक लिंगी, ठीक है। पुष्प कैसा होना चाहिए, एक लिंगी। अगर एक लिंगी पुष्प है तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पर परागण होगा। आगे बात करते हैं, हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, विषम काल परिपक्वता। विषम काल परिपक्वता क्या होता है सर, विषम काल परिपक्वता का मतलब
कल आपको बताया था जो स्वपरागण होता है वहां पर समकाल परिपक्वता होती है। समकाल परिपक्वता का मतलब बताया था आपको कि जो जायांग होता है और यही अगर पुष्प द्विलिंगी उसके ऊपर लगे हैं क्या, परागकोश है, ये इसके अंदर परागकण जब बनेंगे तभी ये कैसा होना चाहिए, दोनों परिपक्व सेम टाइम पर हो जाने चाहिए। यानी सेम टाइम पर परिपक्व होंगे तो क्या होगा, यहाँ के परागकण इसके ऊपर गिरेंगे, ये ग्रेड कर सकेगा, यानी इन दोनों कैसे परिपक्व हो चुके, यानी ये ग्रेड कर लेगा और आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर ये सेम टाइम पर परिपक्व नहीं है, यानी कि इसके अंदर जब परागकण बने तब ये परिपक्व नहीं हुआ है, यानी कि ये परागकणों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकता है। तो एक परिस्थिति में यहाँ के परागकण यहाँ आकर भी गिर जाते हैं तो क्या होगा, परागण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको ग्रेड ही नहीं करेगा परागकणों को। और दूसरी प्रोसेस अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है जो वर्तिकाग्र है वो कैसी होगी, वो परिपक्व होगी, पर इसके अंदर अभी तक परागकण बने ही नहीं है। तो इसका विषम काल परिवर्तन का मतलब होता है अलग अलग समय पर क्या होना, इन दोनों का परिपक्व होना। अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तो परागकण खुद के भी गिर जाएंगे तो परागण नहीं होगा, सीधी सी बात। क्यों नहीं होगा परागण, क्योंकि क्या होती है, जो भी हमारी विषम काल परिपक्वता परिस्थिति होती है यहाँ पर जो भी परागकण अलग अलग टाइम में, यानी परागकण जब बन रहे हैं तब ये हमारा परिपक्व नहीं है, पर जो वर्तिका परिपक्व होता है तो हमारा परागकोश परिपक्व नहीं है। तो ऐसी बात है, यानी कि अगर विषम काल परिपक्वता परिस्थिति होगी तो क्या होगा, हमेशा पर परागण होगा। पर परागण मतलब ये अगर परिपक्व हुआ है तो ये परिपक्व, इसका खुद का पार्ट परिपक्व नहीं है, दूसरा मेल वाला, तो क्या होगा, किसी दूसरे पौधे के परागकण आकर गिरेंगे। ठीक है, तो एक परिस्थिति में क्या होती है, इसको कहते हैं विषम काल परिपक्वता। ठीक है बेटा, आगे हम बात करेंगे पुष्प कैसे होने चाहिए, हमेशा उन्मिल होना चाहिए। स्वपरागण हमने पढ़ा था अनुन्मिल, पर यहाँ पर पुष्प क्या होना चाहिए, उन्मिल। उन्मिल का मतलब होता है पुष्प हमेशा खुला रहना चाहिए। अगर हमेशा पुष्प कैसा है, अगर पुष्प हमेशा बंद होगा है, पुष्प हमेशा बंद, तो उसके अंदर से उसी के ऊपर परागकण गिरते रहेंगे, उसी के परागकोश से उसी के परागकण गिरते रहेंगे, यानी कि क्या वो हमेशा स्वपरागण होगा बंद परिस्थिति में। बंद परिस्थिति वाले पुष्पों को क्या कहते हैं, अनुन्मिल पुष्प। और यहाँ पर क्या है, उन्मिल पुष्प। उन्मिल पुष्प में क्या होता है, पुष्प हमेशा खुला है, किसी के भी वर्तिकाग्र के ऊपर, यानी जो वर्तिकाग्र उस पर किसी के भी परागकण आकर गिरते जा रहे हैं, इस परिस्थिति का कहते हैं हम उन्मिल कहते हैं। तो ये अगर तीन परिस्थितियां हैं तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हमारा पर परागण होगा है। अब हमको पढ़ना है कि पर परागण के सिर्फ लाभ क्या होते हैं, लाभ। तो जो हमारी स्वपरागण के हानियां थी वो यहाँ पर लाभ हो जाएंगी, सीधी सी बात है। तो आपको पता है क्या होता है स्वपरागण पर परागण में लाभ, यहाँ पर एक पौधे से किसी दूसरे पौधे के ऊपर क्या जा रहे हैं, परागण जा रहे हैं। मान लेते हैं एक पौधा हमारे पास बहुत छोटा है छोटा है, और एक पौधा बहुत बड़ा है जिसके ऊपर फल अच्छे आ रहे हैं, तो अच्छे वाले के परागकण छोटे वाले के ऊपर गिरेंगे, तो क्या होगा, अगली पीढ़ी में अच्छा वाला पौधा आएगा। जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पर पादप विकास की संभावना बहुत ज्यादा होती है, पादप विकास होता है। ठीक है, पादप विकास होता है। ठीक है, आगे की बात सुनो। ठीक है, पादप विकास होगा यानी क्या, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, यानी कि जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, उत्पादन क्षमता वृद्धि होगी। ठीक है बेटा, उत्पादन क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये दोनों पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखेंगे। और तीसरी परिस्थिति और ले लेते हैं हम। देखो क्या होता है, अगर एक पौधा है मटर का जिसका इसके अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए है और बहुत ज्यादा अगर बारिश हो जाए तो पौधा खराब हो जाएगा, पर ये पौधा बहुत मजबूत है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, फिर भी वो अपने आप को बनाए रख रहा है। तो अगर उसके पराक्रम उस कमजोर वाले पौधे को देंगे, उससे अगर उसका निषेचन कराएंगे तो क्या होगा, वो पौधा भी मजबूत बनेगा है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी पौधा है उसके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा होगी, यानी कि वो पौधा मजबूत ज्यादा होगा, यहाँ पर मजबूत पादप बनेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या पर परागण के लाभ। ठीक है बेटा, हमको क्या बात करनी है कि इसकी हानियां भी है, क्या है, हानियां क्या होंगी। ठीक है, हानियों में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर एक पौधे एक दूसरा पौधा यानी कि एक दूसरे के परागकण आ रहे हैं, तो क्या हुआ, हम नहीं चाहते हैं कभी कभार कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पौधे के अंदर ऐसा लक्षण आए, जैसे कि मटर का पौधा बहुत बढ़िया है और उसका जो दाना है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लंबा है पौधा, अनुकूलन क्षमता बहुत है, मजबूत है, पर उसका दाना है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसके अगर परागकण कैसे भी आ जाते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार बिना आ जाते हैं, तो क्या होगा, उस पादप के अंदर कोई अशुद्ध लक्षण आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभार पौधों में अशुद्ध लक्षण भी आ जाते हैं।
अशुद्ध वंशक्रम बेटा, तो इन पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। और ये हमारा परपरागण। अब देखो एक बात और है इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ये वाला नोट कर लिया तो इसको मिटा दे, नोट कर लिया तो आप यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी पर परागण होता है, आपको बताया कि पर परागण में क्या होता है, एक पौधे से किसी दूसरे पौधे पर परागकणों को ले जाने के लिए किसी कारक की आवश्यकता होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर समझ बात है, जैसे हमारे पास एक पौधा ये है, एक पौधा हमारे पास ये है, यहाँ पर एक पुष्प आ जा रहा है, यहाँ पर पुष्प आ जा रहा है। पर परागण क्या होता है, एक पौधे के परागकोश से, यानी कि यहाँ से जो फूल होगा उसके परागकोश से परागकणों को यहाँ तक पहुंचाना है, इस पौधे पर पहुंचाना है। तो इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए परागकणों को किसी की तो आवश्यकता होगी है, तो हम क्या कह रहे थे, कारक कह रहे थे। ठीक है, कारक यानी कोई ऐसी चीज जो परागकणों को लेकर जाएगी है। तो क्या होता है, यहाँ पर पर परागण की परिस्थिति में कारक हमारे पास दो तरीके के कारक होते हैं। दो तरीके के कारक में हमारा पहला आता है हमारा अजैविक कारक, अजैविक कारक, और आता है बेटा हमारे पास जैविक कारक। अब सर ये क्या है, अजैविक कारक क्या है, जैविक कारक है? तो अजैविक का मतलब होता है ऐसी चीज जो जीवित नहीं होती है, ऐसी चीज जो जीवित नहीं यानी कि निर्जीव है, और ऐसी जैविक मतलब ऐसी चीज जो जीवित होती है। तो अजैविक कारक में कौन कौन से होते हैं? तो अजैविक कारक हमारे पास होते हैं वायु, हवा, ठीक है, और जल। ठीक है, तो पर परागण क्या होता है, वायु द्वारा होता है और जल द्वारा होता है। इन परागण को क्या कहते हैं, इन कारकों को हम क्या कहते हैं, अजैविक कारक कहते हैं। और क्या होता है, जैविक कारक में प्राणियों द्वारा होता है। प्राणियों के अंदर कीट है, मनुष्य है, संगारी यानी बहुत सारे जो जीव है उनके द्वारा होते हैं। तो क्या होता है, देखो अब फिर से एक बार सुनो है, पर परागण क्या होता है, एक पौधे के परागकोश से किसी दूसरे पौधे के वर्तकाग्र पर हमको परागकणों को पहुंचाना होता है। इनको परागकणों को पहुंचाने के लिए हमको किसी कारक की आवश्यकता होती है। वो कारक हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, अजैविक कारक हो सकते हैं या फिर जैविक कारक होते हैं। अजैविक कारक का मतलब ऐसी चीजें जो जीवित नहीं होती, निर्जीव होती है, सीधी सी बात है। तो वायु है, जल है, क्या है, ये अजैविक कारक होते हैं। ठीक है बेटा, आगे आपको बताया जैविक कारकों में यानी ऐसी चीज जो जीवित होते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोग भी होते हैं यहाँ पर, कीट, मधुमक्खी, किसको ने मधुमक्खी को पेड़ों के फूलों पर घूमते देखा है, तितलियों को है। तो क्या होता है, वो तितली के जो पैर होते हैं उनसे क्या होता है, परागकण दूसरे पर, वो आगे हम बात करेंगे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर अजैविक जैविक कारकों में कोई प्राणी की सहायता से क्या होता है, पर परागण होता है। ठीक है, अब आगे चले, अब हम एक एक करके ये पढ़ेंगे कि वायु द्वारा जो परागकण होते हैं उसमें पुष्प कैसा होना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से पौधों में क्या होता है, वायु द्वारा परागकण होता है। ठीक है, तो हमारा नंबर 1 क्या पॉइंट है, अजैविक कारक का नंबर 1 पॉइंट है हमारा वायु। वायु, ठीक है, वायु कैसा है, अजैविक कारक है। अजैविक कारक का मतलब आपको बता ही दिया है, क्या होता है अजैविक कारक, ऐसी चीजें जो जीवित नहीं होती, सीधी सी बात है। तो देखो, जो भी वायु द्वारा परागण पौधे हैं, जो भी वायु के द्वारा पौधों में परागकण होगा, उन पौधों का जो पुष्प होता है, उन पौधे का जो पुष्प होता है वो कैसा होगा बेटा, ठीक है, पुष्प रंग बिरंगा होगा, यानी कि पुष्प देखने में अच्छा लगना चाहिए या फिर नॉर्मल होना चाहिए, उसको कोई आवश्यकता नहीं कि कलर हो पौधे में, दल अच्छे दिखे या नहीं। वायु है, वो तो निर्जीव है, वायु को क्या आंखें हैं, वायु थोड़ी पता कर रही है कि पौधा अच्छी खुशबू दे रहा है, अच्छी खुशबू दे रहा है, या फिर उसके में रंग बिरंगे पौधे हैं, रंग बिरंगे पंखुड़ी हैं। वायु को इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि तो जो भी वायु द्वारा परागित पुष्प होते हैं, जिसके अंदर वायु द्वारा परागण होता है, जिन पुष्पों में, उनके पुष्प कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं होता उन पौधों के पुष्पों में, रंगहीन होते हैं। और इनका जो परागकण होता है, अब इनका परागकण कैसा होता है, ठीक है, अब बताओ आप लोग, वायु द्वारा हमको परागकण कराना है, तो परागकण इतना भारी हमारे पास हो कि हवा उसको उठा ही ना पाए, है, या फिर वो ऐसा हो एकदम चिपचिपा हो कि वो छूट ही नहीं रहा है, यानी कि उसे परागकोश से। तो हमारे पास कैसा परागकण होना चाहिए, यहाँ पर हल्का परागकण होना चाहिए, हल्का है, हल्का बहुत छोटा परागकण होना चाहिए, ताकि हवा चले तो परागकण है वो अपने आप हट जाए, उड़ने लगे हवा के साथ है। हल्का होना चाहिए परागकण, छोटा होना चाहिए,
छोटा होना चाहिए और कैसा शुष्क, यानी कि सूखा होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर चिपचिपा होगा तो क्या होगा, वो उसके पुंकेसर से चिपका रहेगा, हवा तेज चलेगी तो निकलेगा ही नहीं पुंकेसर से, है। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास जो परागकण है वो हल्का, छोटा और शुष्क होना चाहिए, ठीक है। ये बात तुमको हमेशा याद रखेंगे। तो वायु परागित जो पुष्प होते हैं, यानी कि अजैविक कारक में हमारा जो वायु था, उसके लिए जो पुष्प होता है, पुष्प कैसा रंगीन हो, पुष्प छोटा हो, बड़ा हो, छोटा, ज्यादातर पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पर पुष्प कैसे होते हैं, छोटे पुष्प होते हैं, ठीक है। और इनका जो परागकण होता है हल्का होता है, छोटा होता है, शुष्क होता है। तो हल्का क्यों, क्योंकि आराम से हवा उठा सके उसको। छोटा क्यों, यानी नॉर्मल है तो सही है, ज्यादा ज्यादा पानी बनेंगे हैं। और शुष्क होना चाहिए, यानी कि सूखा होना चाहिए परागकण। चिपचिपा होगा तो निकलेगा ही नहीं परागकोश से, है। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, वायु परागण के जो पुष्प होता है उसके लक्षण होते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पर एक हानि होती है बेटा, देखो क्या, ठीक है। एक हानि क्या है हमारे पास, वो देखो, सुनेंगे। जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा के द्वारा परागण कराना है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि हमको परागकण बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं। परागकोश में परागकणों को बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है। क्यों ज्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि क्या पता हवा बहुत तेज आई तो परागकणों को बहुत दूर उड़ा के ले चली गई, और क्या पता उसकी तब तक जीवन क्षमता खत्म हो गई है। और कभी कभी हवा बहुत धीरे चली, उड़ाए थोड़े से जमीन पे गिरा दी, तो क्या होता है, हमको बहुत सारे परागकण बनाने होते हैं ताकि हवा चले, ज्यादा चले, तो बहुत सारे परागकण उड़ के जाए तो कुछ पौधे तक तो पहुंच जाए, यानी कुछ तो परागण की प्रक्रिया पूरी कर लें, इसलिए क्या होता है, यानी कि जो वायु परागण वाले जो पुष्प होते हैं उनको परागकण कैसे बनाने होते हैं, बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं। परागकण यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा परागकण बनाएंगे तो क्या होगी बेटा, पौधे की एनर्जी वेस्ट होती है परागकण बनाने में। तो ये हानि या फिर लक्षण में आप लिख लो इसको, ये क्या है, एक लक्षण है वायु परागण पुष्पों का है। और क्या होता है, यहाँ पर परागकण बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं। क्यों ज्यादा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर पौधे में परागकण कैसे होते हैं, ज्यादातर परागकण कैसे वेस्ट हो जाते हैं। ज्यादातर परागकण परागण परागकण, ठीक है बेटा, परागकण वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट समझ आया सबको। अब इसके उदाहरण क्या है कि सर अब कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनके अंदर क्या होता है कि ये वायु द्वारा परागण होता है। तो सबसे ज्यादा बेटा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो परागण होता है वो पहले तो वायु द्वारा ही होता है। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा परागण वायु के द्वारा ही होता है। उदाहरण में हमारे पास आती है घास, घास, ठीक है, बांस, घास, बांस, मक्का, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनके अंदर क्या होता है, वायु द्वारा परागण होता है। मक्का है, नारियल है, और देख लो इन सब में क्या होता है, क्या वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है। अब आप अगर नोट कर लिया तो आगे चले, इसको नोट कीजिए, ले ले। अब हमको पढ़ना है क्या, जो भी वायु द्वारा परागण हमने पढ़ लिया, जैविक कारक का नंबर 1 था। अब हमको जल परागण पढ़ना है, यानी कि जल द्वारा परागण किन किन पेड़ पौधों में होता है और उस पौधे के पुष्प के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसको अगर नोट कर लिया है तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नंबर 2 क्या है, जल। जल द्वारा परागित वाले पुष्प कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। अब आप लोग बताते जाएंगे कि यहाँ पर जल द्वारा जो पुष्प होगा वो पुष्प कैसा होगा, रंग बिरंगा होना चाहिए, खुशबू वाला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप लोग बताइए। जल कैसा, एक निर्जीव कारक है, जल को क्या उसकी खुशबू आ रही है पौधे की, जल को क्या देखना है कि पौधा अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर भी क्या सेम परिस्थिति होती है। यहाँ पर भी क्या होता है, जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, छोटा होता है पुष्प, ठीक है। और यहाँ पर कोई खुशबू नहीं होती है, तो लिख दो यहाँ पर कोई भी खुशबू नहीं, वो नहीं होते, ठीक है बेटा। और अब देखो यहाँ का अगर परागण है वो कैसा होगा, परागकण वो कैसा होगा, यहाँ पर यानी कि जो भी पुष्प के अंदर परागकण बनेगा, जल द्वारा जो भी पौधों में परागण परागण होता है, उसका जो परागकण होता है वो कैसा होना चाहिए, है बताइए आप लोग। छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, या चिपचिपा होना चाहिए, है बताओ। देखो क्या होता है, जो जल द्वारा परागण वाले पुष्प होते हैं इनमें क्या होता है, जो भी परागकण होता है वो कैसा होता है, वो पहले तो छोटा होता है, सीधी सी बात है, छोटा होना चाहिए।
ठीक है, छोटा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए है, ताकि पानी में आराम से बह सके हैं, पानी के साथ आराम से बह सके हैं। नंबर थर्ड पॉइंट आता है हमारा छोटा, हल्का और यहाँ पर चिपचिपा होना चाहिए। चिपचिपा या हम कह सकते हैं श्लेष्मा परत वाला होता है, श्लेष्मा परत। जो भी परागकण होता है इसके ऊपर एक परत पाई जाती है, ताकि क्या हो, पानी के अंदर ये परागकण भीगे ना है, पानी के अंदर परागकण भीगे ना है। और इसकी जो वर्तिकाग्र होती है पुष्प की, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे याद रख लेना है, इसकी जो वर्तिकाग्र होती है वो कैसी होती है, वो चिपचिपी होती है। ठीक है, वो कैसी होती है, वो चिपचिपी होती है। क्यों चिपचिपी होती है, इस पर श्लेष्मा यानी कि मोम जैसी पृथ्वी बोलते हैं, श्लेष्मा पृथ्वी बोलते हैं, इस परागकण के ऊपर चढ़ी होती है। जैसे ही ये अपने वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो जो चिपचिपी वर्तिकाग्र होती है वो उसको अपने ऊपर चिपका लेती है और आगे की प्रोसेस होते हैं। तो ये मेन क्या होता है, ये जल द्वारा परागण होता है। देखो यहाँ पर भी जल द्वारा परागण दो तरीके से होता है, जल को भी, जल द्वारा जो भी पुष्प है परागण होता है उनको भी दो तरीके से बांट दिया गया है। तो हमारा एक आता है अधिजल परागण, अधिजल परागण, और आता है अधोजल परागण। इनको इम्पोर्टेंट है बेटा, सुनेंगे सही से। अधिजल परागण और अधोजल परागण है। तो क्या होता है ये अधिजल परागण और क्या है ये अधोजल परागण है। तो अधिक जल का मतलब होता है अधि यानी कि जल के ऊपर, दिख रहा है। अधिजल परागण का मतलब होता है ऐसा परागण जो जल के ऊपर होगा। पेड़ पौधा जल में पाया जा रहा है पर परागण क्या होगा, जल के ऊपर होता है। अजल का सीधा मतलब क्या है, जल की सतह पर परागण। ठीक है, जल की सतह पर परागण हुआ है, पहले ये समझेंगे किसमें होता है वो आपको बाद में बताते हैं। अधोजल का मतलब होता है जल के अंदर, ठीक है, पानी भरा हुआ है तालाब के अंदर, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, गड्ढे के अंदर है। और अधे जल का मतलब होता है जल की सतह के ऊपर हुआ है, जल की सतह के ऊपर परागण होगा। यहाँ पर क्या है, जल के अंदर, जल के अंदर परागण। तो कौन कौन से ऐसे पुष्प हैं जिसके अंदर क्या होता है, जल के अंदर होता है और जल की सतह पर होता है। तो जो जल की सतह पर होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेलिस नेरिया, बेलिस नेरिया। किस किसने वाटर लिली को सुना है, वाटर लिली या जल कुमंडनी है, क्या है, ये दोनों पानी के अंदर पाए जाते हैं पुष्प। ठीक है बेटा, ये दोनों का पानी के अंदर पाए जाते हैं पुष्प, पर पानी के अंदर पाए जाते हैं, पर इनके अंदर पता है परागण कैसा होता है, इसके अंदर परागण होता है वायु द्वारा, और वाटर लिली में होता है कीटों द्वारा। अब कैसे, वो बेलिसनेरियम क्या होता है, ये पौधा होता है वो एक लिंगी होता है। जो बेलिसनेरिया का पादप है वो कैसा है, एक लिंगी पादप है, यानी कि एक नर जनन तो एक पौधे के अंदर परागकोश पाया जाएगा, और एक पौधे के अंदर क्या पाया जाएगा, एक पुष्प, जो पौधा है उसका पुष्प कैसा होगा, वो मार्जन तंत्र वाला हुआ है। तो जो नर वाले पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक डंठल पाया जाता है, यानी कि पुष्प व्रंत पाया जाता है, वो जैसे ये जल है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे ये वाला एक पौधा पाया जा रहा है, ये हमारा फीमेल वाला, ये नर मेल वाला है। जब इसको जन्म करना होता है तो इसका जो वर्तिकाग्र है वो ऊपर उठ के चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परागकण आते हैं, यहाँ की इसके ऊपर यहाँ पर परागकण बनेंगे। ठीक है, या कैसा है, मेल वाला है, यहाँ के ऊपर परागकण बनेंगे, डंठल इसका बड़ा हो जाता है, तो हवा के द्वारा उड़ करके आते हैं, परागकण इसके ऊपर गिरते हैं। जो बेलिसनेरिया पानी के अंदर पाया जा रहा है, पर इसके अंदर परागकण कैसा हो रहा है, अधिजल परागण हो रहा है, यानी कि जल की सतह पर परागण हो रहा है, जल के द्वारा नहीं हो रहा, वो कीटों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये बात को याद रखना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं तो हवा के द्वारा भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो बेलिसनेरिया का जो डंठल है यहाँ पर, इसके ऊपर जो परागकण बने वो नीचे गिर जाते हैं, यहाँ पर जल में गिर जाते हैं, तो जल के माध्यम से धीरे धीरे चल के यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, अधिजल में याद रखना है। और अधोजल परागण है, इसका मतलब होता है जल के अंदर परागकण होना है। तो जल के अंदर क्या, एक पौधा है जोस्टेरा, ठीक है, जोस्टेरा। इसका दूसरा नाम है समुद्री घास, क्या रखेंगे है, अधोजल परागण यानी कि जल के अंदर परागण होना है। इसका मतलब, इसका उदाहरण आपको बता दिया, जोस्टेरा, जोस्टेरा कहते हैं हम समुद्री घास। इसमें क्या होता है, इसमें क्या जो भी परागकण है वो अंदर होता है, जल के अंदर, और जल के अंदर इसका स्त्री केसर होगा, जल के अंदर इसका परागकोश होगा, और उसके जल के अंदर पानी के अंदर ही क्या होगा, परागकण हो जाएगा। पर यहाँ पर जो वाटर लिली और बेलिसनेरिया होता है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कीट, वायु या फिर ऐसा होता है जल द्वारा परागण होता है। कैसे, क्योंकि इनका जो डायरेक्टली पानी के द्वारा नहीं पहुंचता है परागकण,
ठीक है, डायरेक्टली पानी द्वारा नहीं पहुंचता। ये जो इनका वर्तिकाग्र है इसका ऊपर पहुंच जाता है नर का। तो नर का जो पुतंतु है जो पौधा होता है, आपको बताया पुष्प ग्रंथ होता है उसके नीचे है। और पुष्प ग्रंथ क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पौधा क्या होता है, जल से बाहर निकल जाता है, तो उसके परागकण ऊपर से गिरते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी टॉपिक है वो कैसा हुआ, हमारे पर परागण के कारकों में हुआ आपको जैविक कारक, अजैविक कारक बताए। अजैविक कारक हमारे पास दो तरीके के थे, दो तरीके यानी कि वायु और जल था। है आपको बताया वायु द्वारा जो परागकण होता है वहां पर क्या होता है, वायु में हवा के द्वारा उड़कर आएगा, जो भी परागकण है वो हवा के द्वारा उड़कर आएगा। और सबसे ज्यादा पृथ्वी पर हवा के द्वारा यानी कि वायु द्वारा परागण ही सबसे ज्यादा होता है, आपको ये बताया। उसके बाद हमने जल की बात की, जल में आपको बताया कि पौधे के कैसे लक्षण होते हैं, पर इसके भी दो पार्ट थे, अधिजल परागण और अधोजल परागण है। अधिजल का मतलब जल की सतह, अधो जल के अंदर। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अब हमारे पास बचा है प्राणियों द्वारा परागण। प्राणी द्वारा परागण कैसा होता है, तो अगर आपने नोट कर लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे जैविक कारक में। जैविक यानी जीवित कौन कौन सी चीजें जो क्या करती हैं, पर परागण कराने में सहायता करती हैं। ठीक है बेटा, तो आगे अगर नोट कर लिए तो चलो चलते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है क्या, दूसरा वाला पार्ट जिसको कह रहे थे हम जैविक कारक। ठीक है, जैविक कारकों अगर जैविक कारक यानी सीधी सी बात, प्राणी, प्राणी मतलब कि कीट भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। तो इनके द्वारा अगर परागण कराना है हमको, तो पुष्प के अंदर कैसे कैसे लक्षण होने चाहिए। अब क्या होगा, हमको फूल क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसके दल रंग बिरंगे होते हैं। कीड़े मकोड़ों को फूल क्यों अच्छा लगता है, उसके दल रंग बिरंगे होते हैं। मधुमक्खी क्यों फूल के ऊपर घूमते हैं, उससे जूस चूसती है, उससे रस होता है वो उसको चूसती है, यानी कि हम उसको बोलते हैं मकरंद। सीधी सी बात, मकरंद ऐसी एक चीज है जो रस है, ऐसा समझ लो, इससे शहद बनाया जाता है। तो मधुमक्खी कीट क्यों आते हैं उसके ऊपर, मकरंद को लेने के लिए। मकरंद का एक पोषण वाला पदार्थ है जिससे शहद बनाया जाता है, सीधी सी बात याद रख लो है। तो यहाँ पर जो भी पुष्प होगा एक तो बड़ा होना चाहिए ताकि हमको देखे दूर से कि अच्छा है, रंग बिरंगा है। तो यहाँ पर जो पुष्प है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, रंगीन यानी कि कलरफुल होना चाहिए, ये बहुत सारे रंग होने चाहिए हैं। और सुगंध भी हो, ठीक है, सुगंधित पुष्प होने चाहिए ताकि हमको सुगंध अच्छी लगे, तभी तो हम जाएंगे उसके पास है। और इसके पास क्या होना चाहिए, कीड़े वीड़ों के लिए मकरंद होना चाहिए। मकरंद आपको होता है एक रस होता है या फिर एक पोषण होता है जो क्या होता है, शहद बनाने के काम में आता है। पुष्प बड़ा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए और मकरंद वाला होना चाहिए। अब यहाँ का परागण कैसा होना चाहिए, परागण कैसा होना चाहिए, परागण कैसा होना चाहिए बेटा, थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए। ठीक है, चिपचिपा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए है। चिपचिपा क्यों होना चाहिए, ताकि कीट ईट अगर मधुमक्खी उस फूल के ऊपर आकर बैठे तो उसके जो पैर हैं, पैरों से क्या चिपक जाए, परागकण चिपक जाए, मतलब कि किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाएगी है उसके, फिर ये जो यानी परागकण उसके वर्तिकाग्र पर चिपक जाए जाकर है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो परागकण है वो चिपचिपा होना चाहिए। छोटा क्यों होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, आराम से चिपक जाए, ज्यादा बड़ा भी ना हो, यानी कीट ही ना उड़ पाए फिर है। भारी हो, वजन हल्का होना चाहिए, सीधी सी बात, हल्का और छोटा होना चाहिए। ये चीजें याद रखो आप लोग, नॉर्मल चीजें बेटा, ये तो साइन पॉइंट है, तो डायरेक्टली हम इनको समझाना क्या, आप हल्का है तो हल्का यानी कि छोटा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ताकि कीटों को आराम से पैर से चिपक जाए और आराम से उड़ने में आसानी हो है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो भी जैविक कारक होते हैं वो कराते हैं, क्या पर परागण कराते हैं। आपको बताया था जो भी कीट होते हैं, कीट होते हैं, कीटों में क्या होता है, परागण के कुछ टाइप होते हैं, यानी कि अगर परागण हमारे प्राणियों द्वारा हो रहा है, ये आपको बता दिया है, प्राणियों में कीटों द्वारा, तो पौधे के लक्षण क्या है। पहली बात तो आपके लक्षण बताया हमने कि जो पुष्प है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, देखिए एकदम वहां दूर से कि पुष्प अच्छा लग रहा है, तभी तो हम लोग जाएंगे उसको तोड़ने फूल को, या फिर उस फूल की सुगंध सूंघने जाएंगे, तभी तो कीड़े मकोड़ों को दिखना चाहिए, तो कीड़े मकोड़े वहां पर जाएंगे, रंगीन होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, पंखुड़ी एकदम रंग बिरंगी बढ़िया होनी चाहिए,
सुगंधित, उसके अंदर खुशबू आनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो अभी तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मकर कीड़े मकोड़ों के लिए होना चाहिए, यानी कि तभी तो कीड़े मकोड़े उसके पास जाएंगे। पराग कड़ा चिपचिपा होना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम उसको छुएं तो हमारे हाथों से उंगलियों से लग जाए, फिर हम किसी दूसरे फूल को छू दें तो वो परागण वैसे हमारे हाथों द्वारा पहुंच जाए, हमारे द्वारा, हम भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कीड़े मकोड़े आएंगे, उनके पैर से चिपक जाए, फिर वो उड़ के दूसरी जगह जाए, तो ऐसे भी होता है। और तो हल्का क्यों होना चाहिए, ताकि आराम से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिए। तो ये हो गया हमारा पर परागण पूरा कंप्लीट। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है इसको आराम से पढ़िए, बढ़िया से है। तो अब हमको आगे पढ़ना है कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है। अभी तो हमने एक वास्तविकता में परागण पढ़ाया है, ये प्रकृति में कैसे होता है, प्रकृति यानी एक पौधे से कैसे अपने आप पहुंच रहा है, तो उसके लिए कारक होते हैं। कारक में जैविक कारक आपको अजैविक कारक बता दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं, अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं। चैप्टर को रिवीजन बहुत ज्यादा करते रहिए, अगर रिवीजन नहीं करेंगे और 20 से केवल लेक्चर लेने आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट लेक्चर पढ़ा नहीं, थर्ड पर पहुंच गए, सेकंड पढ़ा नहीं, फोर्थ पढ़ लिया, थर्ड पर आ गए हैं, तो लेक्चर को कंटिन्यूअसली लीजिए, डेली लेक्चर को पढ़िए। इतना बड़ा लेक्चर भी नहीं होता हमारा है, तो आप लोग पढ़ते जाइए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी मतलब डेली लगातार पढ़ते जाइए, लगातार कोशिश कीजिए। तो बेटा बात क्या होती है कि हम देखते हैं अपने पापा को, है वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हम बैठकर पढ़ भी नहीं सकते क्या, पढ़ सकते हैं ना। तो इतनी मेहनत, हमको इतनी मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ते रहो। है जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हमको पापा जैसा बनना है, और जब बड़े होते हैं तब समझ में आता है कि भगवान की बराबरी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो, बहुत मेहनत करो और पढ़ते रहोगे। हैं चलो, अगर नोट कर लिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है कृत्रिम संकरीकरण। ठीक है बेटा, कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है। कृत्रिम कृत्रिम का मतलब अपने अनुसार, हम खुद से कराएं। संकरीकरण का मतलब होता है मिलना। हाँ, क्या चीज मिलेगी, जैसे कि अब बेटा बात को सुनना। एक हमारे पास ऐसा पौधा है, मटर का पौधा, जिसके बीज बहुत छोटे हैं, लंबाई कम है, उसके दाने बहुत कम आते हैं, उत्पादन क्षमता बहुत कम है, यानी बेकार पौधा है, ऐसा समझ लीजिए। हम चाहते हैं कि उस पौधे के लक्षण भी अच्छे हो जाए, वो पौधा भी लंबाई बढ़ जाए उसकी, यानी कि उससे अब जो भी बीज बने उसकी लंबाई बढ़ जाए, अच्छे दाने आए, अच्छे मटर के दाने आए, पौधा बड़ा हो जाए, उसकी उत्पादन क्षमता वो भी वृद्धि हो जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो देखो ये इसके लिए क्या करते हैं, उसके अंदर हमको अपनी इच्छा के अनुसार परागण कराते हैं। किसी अच्छे पौधे के परागण लेकर आएंगे और उसके ऊपर डाल देंगे। किसी अच्छे पौधे के परागण लेकर आएंगे और उसके ऊपर डालना है, इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार क्या कराएंगे, यहाँ पर हम परागण कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पौधा है, ये उसका क्या है, फीमेल वाला पार्ट है और इसके मेल वाला पार्ट है। ये हमारे पास दल है, उसके रंग बिरंगी जो पंखुड़ियां होती हैं, ये बाह्य दल है। ठीक है, ये पुष्प बनता है, यानी जो पुष्प है वो हमारे पास द्विलिंगी है। ठीक है, सीधी सी बात ये इसका है परागपुष्प। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार परागण कराना है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार परागण कराएंगे तो सबसे पहले हमको, पहले तो इसका ये क्या है, ये नर जनन क्या कहते हैं, पुंकेसर, इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा, अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से परागकण बने अपने आप तुरंत यहाँ पर गिर जाएंगे। और हमको कराना है अपनी इच्छा अनुसार परागण, एक अच्छे पौधे के परागकण को लाकर यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, किसको, परागकोश को काटते हैं, जो भी पौधे के अंदर परागकोश होता है उसको काटते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं विपुंसन। विपुंसन यानी कि परागकोश को काटने की प्रक्रिया, पुंकेसर को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विपुंसन कहलाती है। नंबर फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, विपुंसन। ठीक है बेटा, आगे हम क्या करेंगे, अब हमने इसको काट दिया और फिर हम क्या परागकण लेने चले गए, तो क्या पता अगर किसी दूसरे पौधे के परागकण यहाँ पर आकर उड़ के गिर जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम जैसे इसको काटते हैं विपुंसन कर देते हैं, यानी इसके खुद के, तो यानी कि हमने विपुंसन का मतलब सीधे से मतलब होता है स्वपरागण को रोक दिया। स्वपरागण यानी कि यहाँ से जो भी परागकण बनेंगे वो यहाँ पर ना गिर जाए, यहाँ पर ना गिर जाए। तो यहाँ पर अगर खुद के परागकण गिरता है तो उसको स्वपरागण कहते हैं। तो हमने स्वपरागण को रोकने के लिए क्या है, विपुंसन ही करा दिया, यानी कि इसके अंदर जो भी मेल वाला पार्ट पाया जाता है उसको काट दिया है। तो जो विपुंसन है वो क्यों कराया जाता है, वो स्वपरागण को रोकने के लिए कराया जाता है। ठीक है बेटा,
आज इस फिर से मार्कर ने पास छोड़ दिया है, तो वही ना दूसरा मार्कर यूज करते हैं। तो विपुंसन की क्या किया हमने, स्वपरागण को रोक दिया, विपुंसन करा के हैं। अब क्या करेंगे, किसी और दूसरे के ना जाए, हमारी इच्छा के विरुद्ध किसी और का परागण ना आ जाए, यानी पर परागण ना हो जाए, इसलिए इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके को एक बोरे से, एक कागज से, एक पन्नी से बंद कर देते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं बैगिंग। बैगिंग, बैगिंग का मतलब क्या, इसके ऊपर कोई दूसरा परागकण ना आकर गिर जाए, इसलिए इसके ऊपर पन्नी या कागज से इसको बंद कर देते हैं, इसको वर्तिकाग्र को या पूरे स्त्री केसर को है। तो वर्तिकाग्र या स्त्री केसर या बैगिंग करने की प्रक्रिया, यानी बैगिंग कहते हैं इसको, सीधे से मतलब बैगिंग क्या कह रहे हैं हम, बैगिंग यानी कि बैग लगा देना, उसके ऊपर एक पन्नी चढ़ा देना है। तो इसके द्वारा हमने क्या किया, पर परागण को रोका, यानी किसी दूसरे के ऊपर ना, दूसरे के परागकण इसके ऊपर ना आकर गिरता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पर परागण को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। स्वपरागण भी रोक दिया हमने और पर परागण भी रोक दिया हुआ है, ठीक है। स्वपरागण भी रोक दिया हमने और यहाँ पर परागण भी रोक दिया, ठीक है बेटा। आज तो मार्कर एक भी नहीं चल रहा, ठीक है। पहले बात को समझ सबसे पहले है, जो भी पुष्पता कृत्रिम संकरीकरण का मतलब होता है, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, परागकण को डालेंगे, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार परागण कराना है हमको, है। तो एक पौधा ऐसा है हमारे पास, आपको एग्जाम्पल समझाया, एक पौधा ऐसा है जो बहुत नाजुक पौधा है, उसके अंदर अच्छे बीज नहीं आते हैं, उसके अंदर बेकार वाले लक्षण हैं। तो उन बेकार वाले लक्षण को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छे पुष्प के साथ उसका निषेचन करा देंगे, यानी कि उसका परागण करा देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर द्विलिंगी पौधा है तो उसका जो भी पुंकेसर होता है पुंकेसर यानी कि स्वपरागण को रोकने के लिए, क्योंकि स्वपरागण क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो पुंकेसर है वो खुद इस पर गिर ना जाए, तो क्या वो पौधा फिर से निषेचित हो जाए। इसको रोकने के लिए हमको अपनी इच्छा के अनुसार परागकण लाना है ना, तो क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले यहाँ से जो भी पुंकेसर होता है इसको काटते हैं, यानी कि काटने की प्रक्रिया कहलाती है विपुंसन, है। विपुंसन करना सीधे सा मतलब स्वपरागण को रोक देना है। स्वपरागण को रोक हमने, आगे हम बैगिंग करते हैं। बैगिंग का मतलब कि हमने अगर उसको काट दिया, देखो स्वपरागण को रोक दिया, और हम लेने चले जाते हैं परागकण, दूसरा किसी दूसरे पौधे के परागकण उड़कर यहाँ वर्तिकाग्र पर ना आ जाए। इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, हम इस पौधे के जो वर्तिकाग्र जाएंगे इसके ऊपर एक पन्नी या एक ऐसा बोरा लगा देते हैं, जिससे हमारा पर परागण भी रुक जाए, ठीक है। जैसे हमारे क्या पर परागण रोक रहे हैं हम, ठीक है। इसको हमने पर परागण रोक दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब जो भी हम अच्छा वाला परागकण लेकर आए हैं, तो इसको पन्नी को हटाएंगे, अच्छा वाला परागकण यहाँ पर गिरा देंगे, ठीक है। अच्छा वाला परागकण यहाँ गिरा देंगे और फिर इसको पुनः, ठीक है, अच्छा परागकण गिराएंगे, ठीक है, अच्छा परागण गिरा देंगे और इसको पुनः क्या करेंगे, एक पन्नी से बंद कर देंगे, दोबारा एक पन्नी से बंद कर देंगे। तो ये चारों स्टेप को क्या कहते हैं हम, कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। इसको दोबारा हमने पन्नी से पता है क्यों बंद किया, हमने अपनी इच्छा अनुसार वाला परागण तो डाल दिया है। तो अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो क्या किसी दूसरे पौधे के परागकण आ जाए, मतलब किसी दूसरे इसी के मटर के पौधे की जाति का कोई दूसरा परागकण यहाँ पर आकर गिर जाए, तो क्या होगा, क्या पता वो पहले उग जाए, इस हमारे परागण से पहले है, तो ये भी ना हो जाए। इसलिए क्या करते हैं, इसको पुनः एक बार फिर पन्नी से बंद कर देते हैं। सबसे पहले हमने विपुंसन किया, यानी इसके खुद के पुंकेसर को काट दिया है, यानी स्वपरागण को रोक दिया, तो विपुंसन कर दिया हमने, है। पर परागण रोकने के लिए इसके ऊपर एक पन्नी या इसके ऊपर एक बैग लगा दिया, ताकि किसी दूसरे पौधे के परागकण यहाँ पर आकर ना गिर जाए। तो हमने पर परागण रोक दिया, बैगिंग कर दिया, फिर अपनी इच्छा के अनुसार परागण लाकर यहाँ पर डाल दिया और इसको क्या किया, पुनः दोबारा से क्या कर दिया, दोबारा से इसके ऊपर बैगिंग कर दी, दोबारा पुनः बैगिंग कर दी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। ये मार्कर काम करना बंद कर दिए हैं, तो इस लेक्चर को हम, ये जो कृत्रिम संकरीकरण है इसको हम कल दोबारा तक इसको समझ लेंगे और अपना लेक्चर कल आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर।